हेलो स्टूडेंट, आज मैं इस वीडियो में आपको बेसिक ऑफ केमिस्ट्री बताएंगे, मतलब रसायन का आधार, बेसिक चीज़। 12th स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ बता रहे हैं केमिस्ट्री में, मतलब रसायन शास्त्र में। तो उसी के अंतर्गत यहाँ पे हम बता रहे हैं, जब आप इसमें कार्बनिक यौगिक वगैरह पढ़ेंगे तो उसका जो यूज होगा उसी के बारे में बता रहे हैं। तो रसायन का आधार का मतलब परमाणु हो गया। परमाणु कैसे बनता है? तो कक्ष के समूह से देखिए पहले क्या बनता है, सबसे पहले ऑर्बिटल बनता है। जब ढेर सारे ऑर्बिटल बन जाते हैं तो ढेर सारे ऑर्बिटल मिलकर उपकक्ष बनाता है। ये आप परमाणु संरचना में पढ़े होंगे 11th में, जब आप परमाणु संरचना पढ़े होंगे तो उसमें बताया जाता है। तो जब ढेर सारे ऑर्बिटल मिलते हैं तो क्या बनता है? उपकक्ष। जब ढेर सारे उपकक्ष मिलता है तो कक्ष बनता है, और जब ढेर सारे कक्ष मिलता है तो परमाणु बनता है। यह है आधार। अब हम जानेंगे, एक एक करके जानेंगे कि ऑर्बिटल क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑर्बिटल एक ऐसा जगह है जहां परमाणु चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक होती है। मतलब परमाणु आपको दिया हुआ है, तो परमाणु क्या होता है? परमाणु में होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो ऑर्बिटल हम उसी जगह को कहेंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन मिल जाए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो हम उस जगह को क्या कहेंगे कि जहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिल रहा है परमाणु में, वो ऑर्बिटल है। क्या है? ऑर्बिटल है। अब ऑर्बिटल भी बांटा गया है। क्या बांटा गया? ऑर्बिटल उपकक्ष में बांटा गया। क्या बोले हम? ढेर सारे जब उपकक्ष मिलता है तो कक्ष बनता है। तो यही ऑर्बिटल उपकक्ष में, मतलब ऑर्बिटल मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, मतलब जिसे उपकक्ष भी कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जिसे उपकक्ष भी कहते हैं। अब 4 कौन कौन होता है उसके बारे में यहाँ पे बताएंगे। तो 4 होता है, मतलब पहला हो गया एस उपकक्ष, दूसरा हो गया पी उपकक्ष, तीसरा हो गया डी उपकक्ष, और चौथा हो गया एफ उपकक्ष। अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि एस उपकक्ष क्या है, पी उपकक्ष क्या है, और डी उपकक्ष क्या है, एफ उपकक्ष क्या है। तो इसके बारे में भी हमें जानना जरूरी है। अब उपकक्ष के बारे में जानना है तो हमने इसीलिए ऊपर में हेडिंग लिख दिया है कि उपकक्षों की विशेषताएं। उपकक्षों की विशेषताएं, तो उसमें पहला वहाँ पे बताया था क्या एस उपकक्ष होता है पहला। तो एस उपकक्ष की विशेषता क्या है उसके बारे में बता रहे। ये गोल आकार का होता है, मतलब एस उपकक्ष कैसा होता है? इसका आकार गोलाकार होता है। इंग्लिश में लिख दिया यहाँ पे स्फेरिकल। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट में है प्रत्येक ऊर्जा स्तर में एक एस उपकक्ष होता है। मतलब जब परमाणु होगा तो परमाणु के ऊर्जा होगा कुछ, मतलब उसमें ऊर्जा तो होगा ही। जब ऊर्जा होगा तो प्रत्येक स्तर में एक उपकक्ष जरूर होता है। ये सारे याद करने के, अगर जो आप साइंस को विजुलाइज करते हैं तो आप सोचेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, पढ़ने में इंटरेस्टिंग आएगा। तो ये आप सोचेंगे कि प्रत्येक ऊर्जा के स्तर बारे में ये हम यहाँ पे बेसिक टच करके जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम आपको परमाणु संरचना नहीं पढ़ा रहे हैं कि एकदम डिटेल में जाएंगे। थोड़ा थोड़ा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे जब आप यौगिक पढ़ेंगे, कार्बनिक यौगिक, तो उसमें इसका यूज है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा टच करके जा रहे हैं, पूरा डिटेल्स में नहीं बता रहे हैं। तो इसका कुछ विशेषताएं बता रहे हैं। तो अभी इसका एस उपकक्ष में ऊर्जा कैसे होता है उसका डायग्राम बताइए, ये बताइए। तो आपको 11th नहीं पढ़ा रहे हैं, 12th पढ़ाने जा रहे हैं। 12th पढ़ाने से पहले कुछ बेसिक जो होता है उसी को बता रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट आप जान गए। तीसरा पॉइंट क्या है? इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मतलब एस जो उपकक्ष है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एस उपकक्ष में नहीं रह सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन है, कोई बोल दिया कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन 2 है, उस उपकक्ष का नाम क्या है? तो एस उपकक्ष में 1 रहेगा, 2 रहेगा।
यानी कि 3 रह जाएगा, 3 नहीं रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या तो फिर 1 भी फिल कर देंगे तो आपको एस उपकक्ष मिल जाएगा। मतलब एस उपकक्ष ही होगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आता है। उदाहरण के लिए इसका क्या है, 1s होता है, 2s होता है, 3s होता है, 4s होता है, ए होता है। जब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे तो उसमें हम बताएंगे। दूसरा होता है पी उपकक्ष। एस उपकक्ष की विशेषताएं हमने बता दिया, अब बता रहे हैं किसका विशेषताएं, पी उपकक्ष की। तो पी उपकक्ष क्या है, पी उपकक्ष का आकार कैसा होता है, तो इसका आकार डंबल जैसा होता है, डंबल जैसा होता है ऐसा, ये देख रहे हैं, ये डंबल है। तो पी उपकक्ष का आकार कैसा होता है, डंबल के जैसा। यह 3 अलग अलग दिशाओं में होता है। 3 अलग अलग दिशा मतलब एक्स वाई है तो ये एक्स दिशा, सॉरी ए वाई हो गया, ये एक्स हो गया, एक ऐसे जेड हो गया। आप पढ़े होंगे जब 1D होता है, 2D होता है तो 3D, तो यहाँ पे क्या बताया गया है, ये 3D है। 3D कैसे है उसके बारे में हम बता दे रहे हैं। 3D होता है, एक ऐसे हो गया, ऐसा है, ऐसा है, और एक ऐसा रहेगा, ऐसे देख रहे हैं, ऊपर की तरह हो गया तो ये जेड हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया वाई, और ये एक्स है, और ये इससे ऊपर की तरह है तो ये क्या है, ये आपका हो गया जेड। जेड एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, मतलब एक्स वाई अक्ष, एक्स अक्ष, जेड अक्ष, ये 3D इसी को बोलते हैं ऐसा। चलिए ये बता नहीं रहे हैं आपको, मतलब समझा रहे हैं कि कैसा होगा डंबल के। तो यहाँ पे जो कहा दिया है कि पी एक्स पी वाई पी जेड, तो पी जेड के बारे में बता दें, पी एक्स और पी वाई मतलब ऐसा रहेगा उठल हुआ तो हो जाएगा। मतलब ये जो कॉपी है वो 2D में होता है, 2D में। लेकिन अगर जो आपको वही दे दिया जाए किसी डब्बा, बक्सा, ये सब 3D में है, 3 डायरेक्शन है, इसका लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है समझ में। जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रहता है, ऊंचाई को हम जेड एक्सिस मानते हैं, मतलब जेड अक्ष मानते हैं। उसके बाद क्या है, तीसरा पॉइंट है कि प्रत्येक पी उपकक्ष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मतलब पी उपकक्ष जो होगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन। एस उपकक्ष में अभी हम बताए थे कुछ देरी पहले, मतलब कुछ टाइम पहले ही आपको बताए थे क्या, कि एस उपकक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, पी उपकक्ष में कितना आ सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकता है मैक्सिमम, मतलब सबसे ज़्यादा 6, इसमें सबसे ज़्यादा 2। अब यहाँ पे तीसरा है डी उपकक्ष। तो डी उपकक्ष में के बारे में हम बताएंगे। तो इसका पहला है कि इसका आकार और भी जटिल होता है, इसका आकार और भी जटिल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब इसका आकार बहुत नहीं समझ में आने लायक रहता है, समझा। जो चीज़ समझ में नहीं आए उसको जटिल कहते हैं, जटिल समस्याएं, मतलब बहुत जो समझ में नहीं आ रहा है उसी को जटिल कहते हैं। तो मतलब इसका आकार और भी जटिल होता है। वो तो एक्स वाई जेड अभी बताए थे, वो तो आ गया समझ में, लेकिन इसका ऐसे 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 रहेगा जो कि समझ में नहीं रहा। तो क्या कहेंगे कि डी का जो आकार होता है वो जटिल होता है। इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। हर डी उपकक्ष में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मतलब प्रत्येक ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल है तो प्रत्येक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। हर डी उपकक्ष में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा। एस उपकक्ष में कितना 2 बताए थे, और पी उपकक्ष में कितना बताए थे 6। उदाहरण के लिए 3D और 4D जाएगा, मतलब ए ऑर्बिटल वगैरह जाएगा, वो बताएंगे जब आपको इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास बताएंगे तो ये अच्छा से और समझ में आ जाएगा। इसके बाद वाले वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही हैं। इसमें 5 ऑर्बिटल dx dy dz, dz स्क्वायर dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, हाँ दे रहा है। dx स्क्वायर मतलब 5 कौन कौन है, एक ए हो गया, dx हो गया, एक हो गया dy हो गया, एक हो गया dz, ये हो गया dz स्क्वायर,
ये हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। 5 ऑर्बिटल है, 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल। इसके बाद क्या था, अब एफ था, तो अब एफ उपकक्षा हम बताएंगे। इसके बाद ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। दूसरे वीडियो में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे। इसके बाद एफ उपकक्ष मतलब इसका आकार सबसे जटिल होता है, मतलब और इसका आकार जटिल एकदम होता है, और समझ में नहीं। इसका तो कुछ जटिल था, इसका और जटिल होता है, बहुत ज़्यादा। इसमें कुल 7 ऑर्बिटल होते हैं। इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7 ऑर्बिटल। टोटल ऑर्बिटल एफ में 7, टोटल ऑर्बिटल डी में कितना भी बताए, 5, और टोटल ऑर्बिटल पी में कितना बताए, टोटल ऑर्बिटल पी में बताए 3, और टोटल ऑर्बिटल एस में कितना बताए, 1 ही होता है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। इसमें 7 कहा, यानी कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन पूरा रहेगा मैक्सिमम, जो कि दूसरा पॉइंट यही है। यहाँ देखिए इसका तीसरा पॉइंट है, करा प्रत्येक एफ उपकक्ष में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, मतलब प्रत्येक ऑर्बिटल में कितना रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अधिकतम इसमें कितना, 14, अधिकतम पी में कितना, 6, अधिकतम डी में कितना, 10। हमने बार बार बोल रहा है कि आपको याद रहे। अधिकतम एस में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। उदाहरण के लिए 3D बोल दिए, 3F और 4F इसमें होगा, डी नहीं होगा। अब क्वेश्चन आएगा कि क्यों पढ़े इसका, तो हम बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में यूज होगा, इसलिए हम इसको बताए। अब आगे भी बताएंगे कुछ एल्केन एल्काइन वगैरह, जो तरह तरह के केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसे बताया नहीं जाता इंटरेस्टिंग तरीके से। इसे जैसे तैसे करके पढ़ाया जाता है तो बच्चे इससे डरते बहुत हैं। आप अगर जो बने रहेंगे साथ में वीडियो रेगुलरली देखते रहेंगे सीरीज बाय सीरीज, तो आपको केमिस्ट्री समझ में आएगा। आप मेहनत करेंगे तभी आएगा, ये नहीं कि जैसा कैजुअली जैसे पाए वैसे देख लिया, ऐसा नहीं होगा। आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा इसके लिए, और कुछ मेहनत करना पड़ेगा अच्छा, तो आपको केमिस्ट्री जरूर समझ में आएगा। ऐसे तो साइंस ले लिए जैसे तैसे लिख देगा बिहार बोर्ड में, वैसे भी पास हो जाता है और बोर्ड में भी पास हो जाता है, लेकिन आप केमिस्ट्री लिए इसको पढ़िए, समझिए। अब डिग्री के लिए थोड़ा सा पास कर जाता है आदमी, हो गया, वैसा नहीं होगा। आप साइंस लिए, साइंस को अच्छा से पढ़िए, 12th पास करेंगे और आपको साइंस में अच्छा से केमिस्ट्री नहीं आता है तो ये सब प्रॉब्लम ना होगा। तो कह रहा है कि क्यों पढ़े उपकक्ष, तो कह रहा है उपकक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे तो उसमें ASPDF के पर बेसिस ही पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा और उनके वितरण को निर्धारित करता है। ऊर्जा मतलब एस में कम ऊर्जा होता है, डी है ज़्यादा ऊर्जा है, एस से एफ है, ऐसे ऐसे ऊर्जा के कैटेगरी क्या है ये बताता है। कौन बताता है, उपकक्ष बताता है कि ज़्यादा ऊर्जा है, कम ऊर्जा है, ये बताता है। इलेक्ट्रॉन कैसे रहेगा वो भी इसमें बताया जाता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। इस वीडियो का आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और लगातार जो वीडियो आते जाए उसे सीक्वेंशियल वाइज से, मतलब क्रम के अनुसार आप देखते जाएं। केमिस्ट्री आपको जरूर समझ में आएगा। थैंक यू। ये बेसिक चल रहा है, इसके बाद आपको हम मेन सिलेबस से आएंगे, सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे, मतलब बिलियन से स्टार्ट करेंगे और पूरा ख़त्म करेंगे। थैंक यू।